स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, बायो आता है लिविंग थिंग्स के लिए एंड मॉलिक्यूल। तो जो लिविंग थिंग्स में जो लिविंग लाइफ के लिए जो मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और जो हम जिस ब्रांच में बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो हमारी जो लिविंग बॉडीज हैं उनके लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में सिर्फ हम उन्हीं कंसीडर करेंगे एंड उसमें हम विटामिन्स भी पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सेट क्वेश्चंस आते हैं और जो हम इस वीडियो में आप देखोगे वो सारे वही क्वेश्चंस कवर करेंगे जो रिपीटेडली बोर्ड में पूछे जाते हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर जो इनिशियली जो जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का दिया गया था वो था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर ये जनरल फॉर्मूला दिया गया CxH2O होल Y। तो यहाँ X और Y की वैल्यू जो है वो सेम होती है। हम इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ग्लूकोज, आप जानते हो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम इसको जस्टिफाई करते हैं तो यहाँ पर कार्बन के अगर हम इसके हिसाब से लें तो 6 राइट H2O, और यहाँ पर भी अगर हम लिख दें 6 तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया ना, C6H12O6 हो गया ये। तो इसका मतलब ये जस्टिफाई करता है। अब अगर हम एसिटिक एसिड को देखते हैं तो एसिटिक एसिड में कार्बन कितने आ रहे हैं, इस फॉर्मूले में हम प्लेस कर रहे हैं। कार्बन आ रहे हैं 2, यहाँ आया H2O एंड जब यहाँ पे 2 है तो यह भी 2 होगा। तो अब आप देखिए कार्बन 2, ऑक्सीजन 2 एंड हाइड्रोजन 2 2 4, 3 और 1 ये 4। इसका मतलब इसने एसिटिक एसिड का भी सेटिस्फाई कर रहा है, और जबकि हमें पता है कि एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर ये डाउटफुल हो गया कि ये जो डेफिनेशन हम कह रहे हैं, ये जो हमने एक कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला दिया है वो वैलिड नहीं है। इसके बाद रेमनोज हम देखते हैं। रेमनोज ये एक्सेप्शन है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें आप देखिए C6H12O5, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर तो O6 होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे X की वैल्यू कितनी है 6, तो Y की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 6, और अगर ये 6 होगा तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो यहाँ पर अगर हम इसकी भी बात करेंगे, ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट था, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट सेटिस्फाई कर रहे थे इसको, लेकिन ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट था जिसने इस जनरल फॉर्मूले में फिट नहीं बैठा। और इसके अलावा एसिटिक एसिड ऐसा आ गया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आए जो इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहे थे जबकि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। तो इस तरह से ये जनरल फॉर्मूला जो है ये तो इसका फेल हो गया। तो अब इसकी जो डेफिनेशन आई, जो मॉडर्न डेफिनेशन आई है वो है कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन्स और कंपाउंड्स which produce these on hydrolysis। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन ध्यान कर ली तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर बनाने में। ध्यान से देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है, कायरल कार्बन होंगे, राइट। ये हम लोग हेलोएल्केन हेलोअरीन्स में पढ़ चुके हैं, और अगर आज आपने फर्स्ट टाइम मेरे को ज्वाइन करा है तो उसके वीडियोस अपलोड करे हुए मैंने, वहां आप समझ लीजिएगा इसको। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन्स मैनी एंड हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। तो बहुत सारे OH ग्रुप होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए। जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए एंड पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं जो किसी भी कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी होती हैं। या अब आगे का देखिए, और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दीज ऑन हाइड्रोलिसिस, या वो कंपाउंड्स भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस इस टाइप के कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये डेफिनेशन हो गई मॉडर्न डेफिनेशन। अब यहां पर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन, कार्बन 6 है ग्लूकोज में, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये हो गया ऑप्टिक। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 1 2 3 एंड 4, ये वाले जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ये वाले कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन कौन से होते हैं? जिस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड होते हैं वो कायरल कार्बन होते हैं। तो जब यहाँ पर 4 कायरल कार्बन मिल गए तो इसका मतलब दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब आते हैं हम पॉलीहाइड्रोक्सी पर। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर देखिए OH ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। इसके बाद एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। और अगर हम फ्रक्टोज का बनाते हैं तो वहां पर आता कीटोन। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आया है कार्बोहाइड्रेट का, ये पूरा इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है, ये मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी OH ग्रुप हैं ये सब राइट हैंड साइड पर हैं। सिर्फ 1 2 3 थर्ड कार्बन पर जो ये OH ग्रुप है ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, बाकी सारे OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पर है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज कैसे हो गया? ये फ्लिप हो जाएगा स्ट्रक्चर। जो इधर के मॉलिक्यूल्स थे, जो इधर के एलिमेंट्स थे वो इस साइड आ जाएंगे और इधर वाले इधर आ जाएंगे, सुपर इम्पोजेबल। मतलब राइट जो है वो लेफ्ट चला जाएगा और लेफ्ट राइट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा है D प्लस ग्लूकोज एंड L माइनस ग्लूकोज। इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लिवो रोटेटरी है। कैसे हम देखते हैं? नीचे से 1, देखो ऊपर से 1 2 3 4 5, ये 5th कार्बन हो गया। 5th कार्बन पर जब OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है तब तो हम उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जब ऊपर से 1 2 3 4 एंड 5 5th कार्बन पर जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, देन हम कहते हैं लिवो रोटेटरी। ठीक है, अब ये प्लस माइनस साइन क्या है? प्लस साइन होता है जब ये मॉलिक्यूल PPL को, PPL इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब राइट साइड में टर्न करता है ये मॉलिक्यूल, तब इसको हम लिखते हैं प्लस, और जब लेफ्ट साइड में करता है तब हम इसको लिखते हैं माइनस। तो ये तो हो गया जनरल बेसिक कार्बोहाइड्रेट का। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो हम पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन। जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनका क्लासिफिकेशन फर्स्ट करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, किस तरह से ये रिएक्ट करते, किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं, तो उसके बेसिस पर हमने पहला क्लासिफिकेशन रखा है। तो इस हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर हम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। इसको हम डाइसैकेराइड भी कहते हैं, बट ओलिगो ज्यादा सूट करता है क्योंकि डाई का मतलब सिर्फ 2 हो जाता है और ओलिगो में मोर देन 2 आते हैं। तो मोनोसैकेराइड में अगर हम इसका मोनोसैकेराइड में कौन से कार्बोहाइड्रेट रखे जाएंगे? विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जो कार्बोहाइड्रेट जिनका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, वो सिंगल यूनिट खुद ही होते हैं। जो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की वो यही होते हैं, तो इनको हम फर्दर जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं गिव 2 to
ओलिगोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जब ओलिगोसैकराइड्स का हाइड्रोलिसिस करा जाता है तो वो 2 से लेके 10 तक 2 to 10 मोनोसैकराइड्स देते हैं। अगर सपोज को जो ओलिगोसैकराइड्स होंगे जब उनका हाइड्रोलिसिस करा जाएगा तो वहां दो से ज्यादा मॉलिक्यूल ग्लूकोज, फ्रक्टोज इनके हमको मिलेंगे। तो ये कौन से होते हैं? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। क्लियर? इसके बाद आता है पॉलीसैकराइड्स। पॉली मतलब मैनी, तो गिव मैनी मोर देन 10 मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करने पर ये मोर देन 10, अगर 10 तक दे रहे हैं तब तो वो ओलिगोसैकराइड्स है, और मोर देन 10 दे रहे हैं तब वो होगा पॉलीसैकराइड। और इसके एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोग जो है वो अपना नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। जो भी चीज मैं इंपॉर्टेंट बता रही, बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी और वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, लेकिन वो बोर्ड में आपका 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम जरा स्टार्च की बात कर ले। जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड की प्रिपरेशन होती है तो वो तो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, ठीक है, लेकिन वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक, ऐसे सेलुलोज जो है ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो सेल वॉल बनाने में यूज होता है। बेसिक इनकी चीजें बता रही हूँ कि कहाँ पे मिलता है। ग्लाइकोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल स्टार्च होता है ये, और ये लिवर में स्टोर होता है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है, किसी भी फॉर्म में आए, तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं। टॉलेंस रिएजेंट होते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। एंड फेलिंग सॉल्यूशन होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जब एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। तो अब इसके बेसिस पर हम देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप कोई सा भी 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर खोल के देखिएगा, वहां आपको हर क्वेश्चन पेपर में रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बोर्ड में। या अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें आप जो पढ़ोगे इस वीडियो में वो सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स व्हिच कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो जितने भी मोनोसैकराइड्स होंगे, सैकराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, तो जितने भी मोनोसैकराइड्स होंगे वो इसमें ही आएंगे। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। अब माल्टोज एंड लैक्टोज ये जो है, ये देखिए ओलिगोसैकराइड है, तो ये तो पक्का होता है कि जितने भी मोनोसैकराइड्स हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसके अलावा ओलिगोसैकराइड्स में अगर हम देखें तो माल्टोज एंड लैक्टोज भी जो है वो रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से हो गए? कंपाउंड्स अनेबल टू रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। वो कंपाउंड्स जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते, वो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और इसको हम और कैसे याद रखना है कि इनमें कोई भी फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता, नो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है बच्चों, सुक्रोज। क्लियर? तो ये हो गया सुक्रोज। आगे अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज की क्या प्रिपरेशन होती है, क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है ग्लूकोज की। तो इसको आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। इट इज C6H12O6। और ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज, इसको अगर हम बात करें तो हम इसको कहेंगे एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं? एल्डो है एल्डिहाइडिक ग्रुप और
हेक्सोज है 6 कार्बन शुगर, तो इसलिए इसको कहेंगे एल्डोहेक्सोज। अब इसका हम प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हमने पहले पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड कैसे होगा, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर हमको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये मोनोसेक्राइड्स हैं, ये मिलते हैं। तो पहला इसका प्रिपरेशन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको एस्टेरिस्क लगा करके याद कर लीजिएगा, अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल्स में भी, वाइवा में और थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। आपसे सुक्रोज का फॉर्मूला पूछा जाता है और ये पूछा जाता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज वी विल गेट, बस फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। वहां पर आपको लिखना होगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर आपने सिर्फ ग्लूकोज लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ फ्रक्टोज लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 1 यूनिट आपको ग्लूकोज की मिलती है एंड 1 यूनिट आपको फ्रक्टोज की मिलती है। क्लियर? इसके बाद हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बता दिया था, उसको मैंने यहाँ थोड़ा सा सिंपल करके और लिख दिया। CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप था, CH 4 OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए थे और 5वां ये रहा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक। ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन है ना, 2 डिग्री जिसको हम कहते हैं, और इससे 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। और ये कौन सा कार्बन हुआ, ये हुआ 1 डिग्री कार्बन, और इससे एक OH ग्रुप अटैच्ड है। तो इससे ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है। तो ये इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हम रिएक्शंस बच्चों करने जा रहे हैं, रिएक्शंस विद ग्लूकोज। पहली रिएक्शन हम देखेंगे HI के साथ। अगर आप 2020 का 1920 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो 3 सेट में, ये 6 रिएक्शंस में इसकी आपको करवाऊंगी, 3 सेट में, तीनों सेट में अलग अलग इन 6 रिएक्शन को दिया हुआ था। 2-2 रिएक्शन हर क्वेश्चन पेपर में दी हुई थी। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एवरी ईयर ये चीज, ये रिएक्शंस पूछी जाती हैं। तो अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन HI हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, देखो ये रिएक्शन किस लिए करी जाती है, हम ये देखने के लिए करते हैं कि जो ग्लूकोज है वो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, स्ट्रेट चेन है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये रिएक्शन किस लिए करवाई जाती है। हाइड्रोजन आयोडाइड से जो ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई जाती है वो ये प्रूफ करने के लिए करवाई जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस स्ट्रक्चर को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। वो इसका डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट जो रिएजेंट्स हैं उनके संग हम रिएक्शन करवाएंगे और इसका स्ट्रक्चर को हम प्रूफ करेंगे। तो HI के संग जब रिएक्शन होगी तो ये नॉर्मल हेक्सेन फॉर्म करता है। तो नॉर्मल हेक्सेन फॉर्म करा, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। क्लियर? सेकेंड रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। सेकेंड रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के संग है, ये देखने के लिए होती है, ये प्रूफ करती है कि जो ग्लूकोज है इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप मैंने आपको बता रखा है कि एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप को हम कंबाइंडली कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप की इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंस को शो करने के लिए हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन से। हाइड्रोक्सिल अमाइन इज NH2OH। मैंने यहाँ पे रिएक्शन शो करनी है इसलिए मैंने इसको H2NOH करके लिखा है, तो बात सेम ही है। अगर मैं इसको NH2OH लिखूंगी तो दोनों चीजें सेम है, ठीक है। ये होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होता है, जब इसकी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाते हैं तो जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उनका जो O होता है ये इस हाइड्रोजन के संग रिएक्शन कर लेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाएगा, और जो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा, कार्बन से एक हाइड्रोजन तो अटैच्ड है। अब जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन इस कार्बन के संग डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और NOH ऐसे ही उठ के आ जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
सारी रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है विद HCN। ये रिएक्शन भी इसका कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को शो करने के लिए है। तो यहाँ जब HCN से रिएक्शन होती है तो आप यहाँ पर देखो, जब हम HCN की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या है, ये है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पहचान पा रहे हो आप, ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल के इफेक्ट में यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और इसके पास आ जाएगा माइनस साइन और इसके पास आ जाएगा प्लस साइन। अब जब ये कार्बोकेटाइन बन गया तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करके इस कार्बन के संग अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और OH फॉर्म कर लेगा। तो अब देखो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इस ग्रुप में हो रहे हैं, बाकी के जो यूनिट्स है वो सेम है। तो इस तरह से बन जाता है साइनोहाइड्रिन। क्लियर, इस कार्बन के संग देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ये ऑलरेडी था, OH आ गया एंड साइनाइड ग्रुप आ गया, ये बन गया साइनोहाइड्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस शो करता है ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। इसके बाद है विद ब्रोमीन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लैब में भी करोगे, जब आप फंक्शनल ग्रुप करोगे तो आप ये फंक्शनल ग्रुप चेक करने के लिए कि उसमें सैचुरेशन है या नहीं है, ये आप टेस्ट करते हैं ब्रोमीन वाटर से। तो ग्लूकोज की जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होती है तो आप ये देखिए यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। आप पढ़ के आए हो कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, तो ये CHO ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहां हमने दोनों रिएक्शन में देखा कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी केटोन। तो ये जो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन जो करवाई है ये प्रूव करती है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडेशन के बाद चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में और जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर हो गया। तो बच्चों एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको आप एस्टेरिस्क मार्क करके अपने पास नोट करिए और इनको प्रैक्टिस करो। देखो कोई मुश्किल नहीं है ये नेम याद करना, जब आप एक दो बार लिखोगे तो आपको वो याद हो जाएंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है विद नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये रिएक्शन क्या प्रूफ करती है, ये देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन देखी थी तो उसने क्या करा था, एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया था। और HNO3 क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा उसको भी कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि यहाँ प्राइमरी अल्कोहल भी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में होता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, तो ये नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज करेगा। और ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, जो हमने स्ट्रक्चर समझा था पहले ग्लूकोज का, उसमें मैंने आपको बताया था ये सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है। तो जो प्राइमरी कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इट विल फॉर्म सैक्रिक एसिड। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट इज एसाइलेशन एंड और एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ये क्यों होती है रिएक्शन, ये देखने के लिए होती है कि यहाँ पर 5 OH ग्रुप हैं, पेंटा हाइड्रोक्सी है ये। ठीक है, ये 4 ही होगा और एक 5 ही होगा। तो ये OH ग्रुप रिप्लेस होकर के CH3COO यहाँ पर आ जाता है। तो ये OH जो है, ये 4 OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे और इसकी जगह आएगा OCO CH3। 4 मॉलिक्यूल्स इसके आ जाएंगे, यहाँ हमने 5 इसीलिए लिए हैं, 4 यहाँ पर आएंगे और एक इस OH को रिप्लेस करेगा और ये बनाएगा OOCH3 और ये बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो स्ट्रक्चर टफ नहीं है, जो आपको एनसीईआरटी बुक्स में बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर दिए हैं वो आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ सिर्फ आपको वो ही प्रिपेयर करना है बच्चों, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी में से बनते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। ये रिएक्शन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक बार लिखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। जितने भी OH हैं उनको हमने OCO CH3 से रिप्लेस कर दिया बस। ठीक है,
अब इतना सब हमने स्ट्रक्चर्स का प्रूफ कर दिया, उसके बावजूद भी इस स्ट्रक्चर को अप्रूवल नहीं मिला। रीजन क्या रहा, क्या लिमिटेशंस थी? टू लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इसको अप्रूवल नहीं मिल पाया इस स्ट्रक्चर को? फर्स्ट था, इट फेल्स टू रिएक्ट विद 2,4-DNP एंड शिफ्ट रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन होती है। देखिए, जो भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो 2,4-DNP टेस्ट देते हैं एंड शिफ्ट रिएजेंट के संग पिंक कलर देते हैं, लेकिन जब ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई जाती है इनसे, तो ये ग्लूकोज जो है इनके संग रिएक्शन नहीं शो करता, इसके संग पिंक कलर नहीं देगा। और 2,4-DNP क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, ये एक रिएजेंट होता है, तो ये इसके संग भी रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है बट इट इज नॉट फ्री टू रिएक्ट, ये फ्री नहीं है रिएक्शन करने के लिए। सेकेंड है, डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। ये भी एक टेस्ट होता है, जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो ये टेस्ट देते हैं, तो ये टेस्ट नहीं देता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये प्रूफ हो रहा है कि जो एल्डिहाइड है वो फ्री नहीं है। जब फ्री होगा तभी तो रिएक्शन करेगा, इसने किसी के संग बॉन्ड फॉर्म करा हुआ है। नेक्स्ट है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, इट शोज एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड। तो ये तीनों जो रिएक्शन, जो तीनों कॉज आए हैं, जो तीनों आपको टेस्ट बताए जा रहे हैं, वो यही प्रूफ कर रहे हैं कि जो ये CHO ग्रुप है ये फ्री नहीं है। जो ये पेंटा एसीटेट बना है ग्लूकोज का, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के संग रिएक्शन नहीं करता है, और जिससे ये भी प्रूफ होता है कि यहाँ पर फ्री CHO ग्रुप नहीं है। राइट। अब इसके बाद आप अगर देखते हैं तो ये जो ग्लूकोज है ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। तो यहां पर आप देखो तो इसका जो स्ट्रक्चर सामने आया उसमें ये देखा कि अब ये जो 5th कार्बन पर OH है, 1 2 3 4 एंड 5th, तो ये जो 5th कार्बन का यहां पर है 5th कार्बन, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 6। तो जो 5th कार्बन का OH है ये इस एल्डिहाइड के संग बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। क्लियर? तो इस तरह से इसका अल्फा फॉर्म बनता है, और बीटा क्या होगा? जो इसका मिरर इमेज जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, तो यहाँ इधर राइट वाले लेफ्ट चले जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस एल्डिहाइड के संग ऑक्सीजन के थ्रू ये वाला OH जो है ये इस ऑक्सीजन के संग इस एल्डिहाइड के संग एक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो अभी हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखो, ये जो 5th कार्बन है यहाँ पर OH ग्रुप है, ये 5th कार्बन पर OH ग्रुप है, यहाँ का ऑक्सीजन जो है वो आया और इसने इस कार्बन के संग बॉन्ड बना लिया, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के संग लग गया। ठीक है, तो ये इस तरह से अब यहाँ पर है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप, लेकिन वो फ्री नहीं है, उसने OH के संग एक बॉन्ड बना लिया है जिससे ये फ्री स्टेट में नहीं है, और इसी वजह से ये रिएक्शंस नहीं दे रहा है। तो ये वाली फॉर्म इसकी होती है अल्फा फॉर्म, और ये जो दूसरी फॉर्म है ये हो जाती है इसकी बीटा फॉर्म। तो अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो ये अल्फा बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019-20 में पूछा था, और मोस्टली बच्चे गलत करते हैं उसको। ये जो दोनों फॉर्म होती हैं, जो दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं, इनको हम कहते हैं एनोमर्स। अभी मैं आपको बताती हूँ, आप जब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अल्फा फॉर्म जो है, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म मैंने आपको बताई ग्लूकोज की, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है जो अलग अलग टेम्परेचर पर मिलती हैं। तो अल्फा फॉर्म जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन, एंड बीटा फॉर्म का होता है मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर कॉल्ड एनोमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा फॉर्म इज लेस देन बीटा फॉर्म। ऐसा क्यों होता है? चलिए, स्ट्रक्चर मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ जहां पर कंपैरिजन आ रहा है वो मैं आपको बना करके बताऊंगी। जो ये कार्बन था यहाँ पर OH आ रहा था अल्फा फॉर्म में, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा था। ठीक है, और इसके बाद जो कार्बन आ रहा था ये इस यहाँ वाले कार्बन पर ये OH था
और यहाँ पर H था। इसी तरह से था ना स्ट्रक्चर। और यहाँ पर चलो मैं पूरा ही बना देती हूँ, यहाँ पर H, यहाँ OH और यहाँ पर OH एंड H, 1 2 3 4 कार्बन हुए अभी, एंड 5 OH H एंड CH2OH। तो ये स्ट्रक्चर था ना अल्फा फॉर्म का। और बीटा फॉर्म में क्या हो रहा था? बीटा फॉर्म में यहाँ पर यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा एंड बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो OH ग्रुप है तो इनके बीच में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। और यहाँ पर एक OH है और एक हाइड्रोजन है तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा एज कंपेयर टू अल्फा फॉर्म। तो इसकी वजह से बीटा फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल होती है देन अल्फा फॉर्म। क्लियर हो गया ये? अब हम आ जाते हैं फ्रक्टोज। दूसरा जो मोनोसेक्राइड है वो है फ्रक्टोज, C6H12O6। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ग्लूकोज का ही जो फॉर्मूला होता है वही फ्रक्टोज का होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? इसको हम कहते हैं कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज, और ग्लूकोज को हम क्या देते हैं? एल्डोहेक्सोज, क्योंकि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप था। कीटोहेक्सोज है तो इसका मतलब यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, 6 कार्बन चेन है और ये कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है। ठीक है। जो इसका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है देखिए इस तरह से होता है। अब जो कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप तो उस पे एंड पर नहीं होता कभी भी, आपको पता ही है। तो यहाँ पर CH2OH ये आया कीटोन ग्रुप जिससे हमने फ्रक्टोज बनाया है। बाकी 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन है, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। सेम चीज है बिल्कुल, जो हमने कार्बोहाइड्रेट की हमने जो डेफिनेशन डिफाइन करी थी वो यहाँ पर भी फॉलो होगी। सिर्फ इसमें जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा, ये कीटोन ग्रुप आ जाता है। अब अगर हम इसकी अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म देखते हैं तो आप देखिए इसमें क्या चेंज आएगा। यहाँ पर जो 5th कार्बन है इसी का OH जो है ये यहाँ से, ये वाला OH जो है ये इस कीटोन ग्रुप से अटैच्ड होगा। तो इस जब ये अटैच्ड होगा तो क्या होगा? ये OH चला जाएगा इस कार्बन के संग और ये OH, ये ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड फॉर्म कर देगा। या इस तरह से भी कहिए आप इसको कि ये जो ऑक्सीजन है एक इसके संग बॉन्ड फॉर्म, ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पर देखिए जो 5th कार्बन है यहाँ का जो ऑक्सीजन होगा वो इस कार्बन के संग बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन किसके संग चला जाएगा? इस ऑक्सीजन के संग चला जाएगा। तो ये इस तरह से अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज ये स्ट्रक्चर बनता है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये फ्यूरेन का होता है और ग्लूकोज का पायरेन का होता है। तो उसको पायरेनोज कहते हैं, इसको फ्यूरेनोज कहते हैं। राइट। अब इसके बीटा फॉर्म की अगर बात करोगे तो बीटा फॉर्म में क्या होगा? ये इधर CH2OH जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, फ्लिप मारेगा इधर CH2OH और COH और सेम यही 5th कार्बन पे जो OH ग्रुप अटैच्ड है उसका ऑक्सीजन कार्बन के संग जाकर के बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के संग बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो इस तरह से ये इसकी अल्फा एंड बीटा फॉर्म फ्रक्टोज की आ जाती है। तो मेन आपसे ग्लूकोज की ही रिएक्शंस पूछी जाती है, फ्रक्टोज अभी तक नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर फ्रक्टोज पूछा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो इसको आप बच्चों अच्छे से आपको समझना है, रिएक्शंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत सिंपल, बहुत ही इजी रिएक्शंस हैं। वो देखने में आपको लग रहा होगा लेकिन बुक के आप स्ट्रक्चर्स पर बिल्कुल मत जाइए, सिर्फ आपको यही लेक्चर जो है वो तैयार करना है अपना। ये अगर वीडियो आपको टॉपिक अगर इजी लगा है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे इजी वे में आपको कहीं पर भी ये टॉपिक नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप अगर नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। और जिन बच्चों को जरूरत है, एक्चुअली बच्चे इन टॉपिक से बहुत डरते हैं। मैं 3 चैप्टर्स आपको जो लास्ट के करवाऊंगी, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो इतने सिंपल वे में करवाऊंगी कि वो आपको बिल्कुल भी उससे डरने की जरूरत नहीं है। और बच्चों क्वेश्चंस उसमें से बहुत आते हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करेंगे चाहे बोर्ड्स की बात करेंगे। तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर।